नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाएं हमारी नजदीक आ चुकी हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैरियर ऑनलाइन पोर्टल ने आपके लिए जीएस की ये नई श्रृंखला आमंत्रित की है। उस पर आज हमारा सब्जेक्ट इतिहास विषय को लेकर है और जिसमें हमारी आज की चर्चा है बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने भारत के अंदर इस साम्राज्य की स्थापना की और ये मुगल साम्राज्य जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बहुत कुछ दिया, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसकी परिचर्चा आज हम करते हैं। आइए देखते हैं। बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना अफगानिस्तान और दक्षिणी रूस की सीमा पर स्थित एक छोटा सा राज्य था, जिसका शासक शेख उमर मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम शेख उमर मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर का पिता तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि माता चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। इस तरह से बाबर की धमनियों में तुर्कों और मंगोलों का दोनों ही का रक्त विद्यमान था। बाबर जब महज 11.5 वर्ष का था, तभी उसके पिता का देहावसान हो गया। दरअसल फरगना के आसपास का जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया का एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बड़े बड़े साम्राज्य उस छोटे से राज्य पर अपनी निगाह लगाए हुए थे और बाबर के पिता को उज्बेकों, उस्मानियों और ईरानियों के आक्रमण का लगातार सामना करना पड़ता था। और इसी एक आक्रमण के दौरान 1494 ईस्वी में बाबर के पिता शेख उमर मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और 12 साल की महज आयु में फरगना के शासन को बाबर को संभालना पड़ता है। बाबर ये शासन अपनी दादी एहसान बेगम की मदद से संभालता है और बाखूबी तरीके से उस सत्ता को वो आगे ले जाने का प्रयास करता है। बाबर ने मध्य भारत के अंदर बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया और इस चुनौतियों में उसने बहुत कुछ सीखा भी। बाबर ने बारूद का प्रयोग ईरानियों से सीखा और वहीं उज्बेकों से उसने तुगलमा युद्ध पद्धति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का पहली बार इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। उसने ये तुगलमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से सीखी, वहीं उस्मानियों से उसने तोपों का इस्तेमाल सीखा था। तो बाबर ने मध्य एशिया से बहुत कुछ सीखा। बाबर ने उस समय समरकंद पर आक्रमण करने की योजना बनाई। देखिए, इस समय बाबर की खास तौर से तैमूर की जो राजधानी थी वो समरकंद थी और समरकंद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और वहां से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बाबर ने समरकंद को प्राप्त करने का 4 बार प्रयास किया और उसे थोड़ी बहुत सफलता हासिल भी हुई। उसने कुछ महीनों तक समरकंद को अपने अधिकार में भी रखा, लेकिन जब समरकंद पर उसने अधिकार किया तो फरगना उसके हाथ से निकल गया। और ऐसा एक बार नहीं 2-4 बार हुआ कि जब वो फरगना पर अधिकार करता था तो समरकंद उसके हाथ से निकल जाता था और जब वह समरकंद पर अधिकार करता था तो फरगना उसके हाथ में निकल जाता था। और इस कारण उसने ये देख लिया था और समझ लिया था कि मध्य एशिया की समस्याओं पे अगर उलझे रहे तो कभी भी एक विराट साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। अब उसने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया था। सबसे पहले उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल पे अधिकार करने के साथ साथ ही वो भारत की ओर बढ़ा। भारत से भी कई सूचनाएं उसके सामने आने लगी थी और भारत की भौगोलिक स्थिति और इस समय राजनीतिक स्थिति को उसने बाखूबी समझ लिया था, क्योंकि भारत इस समय का जो भारत है वो कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है, जिन राजाओं की अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं और एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए सदा ललायित रहते हैं। पंजाब का सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खां लोधी। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब बाबर ने अपना पूरा तरह से ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। उसने 5 बार भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 5वीं बार उसे सफलता हासिल हुई। 1519 ईस्वी में बाबर ने बाजौर यानी भीरा का घेरा डाला और भीरा पर आक्रमण किया
और आपको बता दें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया? बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग 1519 ईस्वी में भीरा के युद्ध या बाजौर के युद्ध में किया। बाबर यही नहीं रुका, बाबर ने इसके बाद कुछ सीमावर्ती प्रांतों को विजित करता हुआ वो पंजाब की ओर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसने पंजाब पर विजय हासिल की। अब उसका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना, और उसने दिल्ली की ओर बढ़ना चालू किया। इस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को जैसे ही यह पता चलता है कि बाबर एक विशाल सेना लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है, वो भी सक्रिय हो गया और उसने लगभग 1 लाख लोगों की एक विशाल सेना तैयार की और वह हरियाणा के पानीपत में उसकी सेना जमा हो गई। और इधर बाबर भी एक संगठित तोपखाने और संगठित सेना के साथ पानीपत की ओर आगे बढ़ता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है, जिसके तोपखाने को अली कुली खान देख रहा था और खासतौर जिसकी बंदूकों की संयोजना मुस्तफा नामक एक व्यक्ति ने की थी। और इन्होंने लगभग दोपहर होते होते ही युद्ध का पासा बाबर के पक्ष में कर दिया और युद्ध बाबर 1526 का ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और यहीं से बाबर ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की, जिसे इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। और यहां से परीक्षा के लिए बहुत सारे बहुउपयोगी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस जीत की बाद बाबर ने काबुल की प्रत्येक जनता को एक एक चांदी की असरफी बांटी थी। तो यह भी परीक्षा का एक प्रश्न बनता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने काबुल की जनता को चांदी का एक एक सिक्का बांटा था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। दूसरी बात, बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल सबसे पहले किस युद्ध में किया? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद तुगलमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया था। उसके तोपखाने का संयोजन पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किया? उसके तोपखाने का संयोजन पानीपत के प्रथम युद्ध में अली कुली नामक व्यक्ति ने किया था। वहीं उसकी बंदूकों का संयोजन वो मुस्तफा नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। पानीपत की इस विजय के बाद बाबर उत्साह से भर चुका था और उसका अगला लक्ष्य था मेवाड़ का शासक राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा दिल्ली की सरहद पर विद्यमान था और किसी भी खतरनाक शत्रु को सीमा के पास उपस्थित होना कोई भी दूरदर्शी शासक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा बाबर ने तय किया कि अगला लक्ष्य राणा सांगा है। उसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित करने की योजना बनाई। वो एक विशाल सेना लेकर आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक एक गांव में पहुंच गया। खानवा आगरा से 40 मील दूर एक गांव है और इसमें उसने अपने टेंट, अपने तंबू लगा दिए और इधर उसकी आक्रमण की संभावनाओं को जानकर मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी एक विशाल सेना तैयार की और वो भी खानवा के मैदान में आ डटा। बहुत लंबे समय तक दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं और दोनों में किसी में से युद्ध के लिए कोई भी सेना आगे नहीं बढ़ी। और आपको बता दें, वो निर्णायक दिन आ गया। बाबर ने जब यह देखा कि उसकी सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, तो एक रात बाबर ने अपनी सेनाओं को बहुत ही धार्मिक संदेश देते हुए, धार्मिक भाषण देते हुए उनको उद्वेलित किया, उनको उत्तेजित किया। और उसके बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर ने खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद युद्ध घोषित किया और इस युद्ध में भी बाबर को विजय हासिल हुई। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। परीक्षा के लिए बहुउपयोगी प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद युद्ध घोषित किया? बाबर ने खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद युद्ध घोषित किया। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। और खानवा के युद्ध के बाद अगले ही वर्ष 1528 ईस्वी में उसने अपना ध्यान चंदेरी के शासक मेदिनी राय की ओर केंद्रित किया।
चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। बस यही एक वजह थी कि उसको सबक सिखलाने के लिए बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा और इस चंदेरी युद्ध में बाबर को विजय हासिल हुई। चंदेरी का शासक मेदिनी राय पराजित हुआ। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा। इब्राहिम लोदी के बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे साथी बिहार की ओर भाग गए थे और वहां महमूद लोदी के नेतृत्व में संगठित हो रहे थे। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर को सफलता हासिल हुई। इन 4 वर्षों में उसने 4 निर्णायक युद्ध लड़े। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध। इन 4 वर्षों में किए गए इन चारों युद्धों में बाबर को अपार सफलता हासिल हुई और वो भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माता बन गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसकी पत्नी उसकी अस्थियों को काबुल ले गई। परीक्षा में कभी प्रश्न आता है बाबर का मकबरा कहां है? बाबर का मकबरा काबुल में। बाबर तुर्की भाषा का एक श्रेष्ठ विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। अगर परीक्षा में कभी प्रश्न आए कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तुझके बाबरी, जो किस भाषा में लिखी गई है? वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर खते बाबरी का भी लेखक था। खते बाबरी भी बाबर की एक बड़ी रचना है और बाबर ने तुर्की भाषा में मुबाइन नामक शैली का प्रारंभ किया। कभी परीक्षा में प्रश्न आता है बाबर ने तुर्की भाषा में एक नई शैली प्रचलित की थी, उसका क्या नाम था? बाबर ने तुर्की भाषा में मुबाइन नामक शैली का प्रारंभ किया। आपको ध्यान दिला दूं एक बात के लिए कि बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद काबुल की जनता ने कलंदर कहा और बाबर को बगीचों का राजकुमार भी कहा जाता है। परीक्षा में कभी प्रश्न आए कि बगीचों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो बाबर को बगीचों का राजकुमार कहते हैं। बाबर जिसने भारत के अंदर तमाम संभावनाओं को देखा था, उसने अपनी आत्मकथा में समकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली शासक जिसको बतलाया है, उनका नाम है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय। यानी बाबर की आत्मकथा में समकालीन भारत का सबसे सशक्त शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय को उन्होंने समकालीन भारत का सबसे सशक्त शासक माना है। तो देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से हम दोहराते हैं। बाबर का जन्म कहां हुआ? बाबर का जन्म फरगना में हुआ। बाबर कितने वर्ष की आयु में शासक बना? बाबर 12 वर्ष की आयु में शासक बना। बाबर ने भारत में कितने बार आक्रमण की योजना बनाई? बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण की योजना बनाई। बाबर को कौन सी बार सफलता हासिल हुई? 5वीं बार। जिस समय बाबर ने भारत पे आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक किसके हाथ में, दिल्ली का शासन किसके हाथ में था? उस समय दिल्ली का शासन लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के हाथ में था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। बाबर ने किस युद्ध के बाद काबुल की प्रत्येक जनता को एक एक चांदी का सिक्का बांटा था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और बाबर को कलंदर की उपाधि किसने दी थी? बाबर को कलंदर काबुल की जनता ने कहा। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। किस युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध घोषित किया? खानवा के युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध घोषित किया। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर को पहले कहां, बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। बाबर को पहले कहां दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में। बाबर को बगीचों का राजकुमार कहा जाता है और बाबर ने जो है तुर्की भाषा में मुबाइन नामक शैली प्रारंभ की। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी है, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, वहीं उसका अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेबरेज ने किया। तो ये बाबर से संबंधित परीक्षा में बहुत उपयोगी प्रश्न है जो आपके लिए मददगार साबित होंगे और इसी श्रृंखला को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। आप नियमित रूप से इसको देखते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।